Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and today we are going to start lecture number 2 of coordination compounds. So last class के अंदर हमने बहुत कम पढ़ाई करी थी, तो आज की क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, बट बहुत ज़्यादा तब भी नहीं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा लेंदी है. सो आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको समझेंगे. सेकेंड टॉपिक करेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं. और थर्ड टॉपिक करेंगे जिस पर एक क्वेश्चन आ जाता है विच इज EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. सो बिफोर स्टार्टिंग दी टुडेज क्लास पहले फटाफट से क्विक रिविजन करते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे. ठीक है, सो लास्ट क्लास के अंदर चलिए सबसे पहला टॉपिक बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करा था एडिशन कंपाउंड्स. सो एडिशन कंपाउंड्स याद करें क्या बताया था, नाम से ही समझोगे तो चीजें क्लियर रहेंगी. एडिशन कंपाउंड्स जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को हम क्रिस्टलाइज करा रहे थे एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर, तो जो कंपाउंड बनता था उसको हमने क्या बोला था, एडिशन कंपाउंड्स. फिर एडिशन कंपाउंड्स को बेटा हमने फर्दर दो में क्लासिफाई करा था. एडिशन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट्स और दूसरे कौन से थे हमारे, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यही था, है ना. डबल सॉल्ट्स वो थे जो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह क्या कर देते थे, लूज करते थे इन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन में. कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो कॉम्प्लेक्स वाली एंटिटी होती है, जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखता है, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल यहीं पर फटाफट से देख लेते हैं. एग्जाम्पल में डबल सॉल्ट में हमने करा था पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. इसके अलावा हमने मोहर सॉल्ट करा था FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. तो ये एग्जाम्पल थे हमारे डबल सॉल्ट के. इनको जब हम एक्वस या मोल्टन स्टेट में लेकर जाते हैं तो पूरी तरह आयंस में डिसोसिएट हो जाते थे. पर जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते थे जैसे कि CONH3 होल 6Cl3, तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है ये फर्दर आयंस में नहीं टूटेगा. K3FeCN6, इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ये फर्दर आयंस में नहीं डिसोसिएट होता, अपनी आइडेंटिटी को एज इट इज रखता है. पहला टॉपिक हमने ये करा था. सेकेंड टॉपिक हमने कवर करा था लास्ट क्लास के अंदर वर्नर्स थ्योरी. वर्नर्स थ्योरी, ठीक है. वर्नर्स थ्योरी में हमने देखा था कि वर्नर ने एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाए थे. सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में क्या करा था उन्होंने, दो स्टेबल कंपाउंड्स लिए थे, एक तो COCl3 और कौन सा स्टेबल कंपाउंड लिया था, अमोनिया. ठीक है, इनको क्रिस्टलाइज कर करके उन्होंने कंपाउंड्स बनाए. उन कंपाउंड्स के अंदर फिर उन्होंने क्या करा था, कोल्ड सोल्यूशन डाला था सिल्वर नाइट्रेट का. फिर देखा भाई कि सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, हो सकता है कहीं पे हो रहे थे कहीं पर नहीं हो रहे थे, और उस हिसाब से हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला डिराइव करा था. फिर हमने वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे एज पर जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करा. तो उन्होंने दो चीजें बताई थी भाई कि जो मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो मेटल आयन है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो दो तरह की वैलेंसी पोजेस करता है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा क्या था बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा क्या था, सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के. सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के. कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स लीगेंड मेटल के साथ बना रहा है, उसको आज हम डिटेल में समझेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना देख ही लिया था. प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है.
सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला पार्ट होता है, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है क्योंकि केटायन एनायन के बीच का इंटरैक्शन होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो आपकी डायरेक्शनल होती है क्योंकि लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो बनने के बाद कोवेलेंट हो जाता है, मतलब वंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड वो कोवेलेंट की तरह ही बिहेव करता है और वो डायरेक्शनल होता है, जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है वही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें करी थी। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, वो उस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा कि आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे देता है, आयंस पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस शीट के अंदर भी थे। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देगा, पूछ लेगा सबसे हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी किसकी है, सबसे लोएस्ट किसकी है। जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितना ज्यादा आयंस का डिसोसिएशन होगा, है ना, उतनी ज्यादा सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। सो आयंस डिसोसिएट करने आने चाहिए। बाकी हम आज और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी कि हम अभी तक क्या चीजें, मैं क्या अभी तक आपको कहना या बताना या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। बिफोर स्टार्टिंग दीज टर्म्स मैं पहले आपको बेसिक समझा देती हूँ कि है क्या, ताकि टर्म्स फटाफट आसानी से समझ आए। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, नाम लिखना बाद में सिखाऊंगी और नाम मैं अभी लिखूंगी भी नहीं। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो आपको कोबाल्ट दिख रहा है, इस कोबाल्ट को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो एटम होगा क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, पर अगर इस पर कोई चार्ज है तो हम इसको क्या बुलाएंगे? सेंट्रल मेटल आयन। यहां पर देख लेंगे चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज है तो सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है वो कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर NH3 कितनी बार है? 6 बार, यानी ये 6 NH3 से जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट है बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को बुलाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है उस पूरे को, यानी उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? मेरा मेटल प्रेजेंट है, कोबाल्ट। ये NH3 है, कितनी बार है NH3? 6 बार है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बुलाते हैं? उसके अंदर जो भी चीज है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हमने बोला सेंट्रल मेटल एटम अगर चार्ज नहीं है, या सेंट्रल मेटल आयन कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। NH3, सिर्फ NH3 की अगर मैं बात करूं तो NH3 यहां पर क्या है आपका बेटा? लीगेंड है। क्या है आपका? लीगेंड है। अब ये लीगेंड क्या होता है? लीगेंड होता है बेसिकली एटम या कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन जो अपना लोन पेयर क्या करता है? इस मेटल को क्या करता है? डोनेट करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पे बहुत पैसा हो, काश हो, है ना, या बहुत पैसा नहीं, मान लो मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स मेरे को बर्थडे पे मिली। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेचारे जो मेरे दोस्त हैं, मैं इतनी चॉकलेट्स नहीं खा पाऊंगी, आई वॉन्ट देम टू गिव दी चॉकलेट्स। तो मैं डोनर हूँ, मैं उस टाइम पर किसकी तरह एक्ट कर रही हूँ? लीगेंड की तरह। और मैं अपने फ्रेंड्स को जब चॉकलेट दे रही हूँ तो डोनर टू एक्सेप्टर गया, यानी वो किस तरह एक्ट कर रहे हैं? मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्टर है, मैं डोनर हूं। तो डोनर टू एक्सेप्टर हमने लास्ट क्लास में देखा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, सो लीगेंड वो एटम या मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं जो क्या करते हैं? अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स में जोड़ा होता है। ये लिगेंड्स हमेशा फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कितने भी जोड़ दोगे, 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पर फिक्स नंबर होगा उनका। ठीक है,
पूरा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमने क्या बुलाया बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। ये जो 6 है, 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर NH3 कितनी बार जुड़ा हुआ है, 6 बार जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला Cl है, बाहर वाले Cl को क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इसी कॉम्प्लेक्स को अगर मैं बेटा ब्रेक करके लिखूं तो ये कैसे बना होगा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, अगर आप इसको तोड़ोगे तो CONH3 होल 6 पर कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होगा, 3+ का, मैंने बैक क्रॉस बोला था, बैक क्रॉस करो तुम्हें पता है Cl पर तो -1 का चार्ज होता है, ठीक है, और 3 Cl है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3Cl माइनस आ जाएगा। तो काउंटर आयन क्या होता है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स के चार्ज को बैलेंस कर रहा होता है। जैसे यहाँ 3+ है तो 3 क्लोराइड आयन इसके चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। तो जो Cl माइनस है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाला पार्ट होता है, जो आयनाइजेबल वाला होता है, जो आयंस में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा, काउंटर आयन। काउंटर आयन, तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये आपका कैसा आयन है, काउंटर आयन। चलो यहीं पर अगर मैं तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को पूछूं कोबाल्ट का, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, X प्लस अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, NH3 न्यूट्रल होता है, तो X + 6 × 0, एक अमोनिया पे 0 चार्ज है तो 6 पर भी 0 ही होगा, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है बेटा, +3, यानी X कितना आ गया आपका +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कोबाल्ट का X क्या डिनोट कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। चलिए यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक NH3 एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है बेटा, क्योंकि NH3 पर एक लोन पेयर होता है, ठीक है, NH3 पे नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, तो जब ये लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, ये डोनर ये एक्सेप्टर, NH3 लीगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन एक्सेप्टर है, डोनर टू एक्सेप्टर, तो एक लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो 6 NH3 जुड़े हुए हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट हमेशा इस नंबर पे मत जाना, इस नंबर पे हमेशा नहीं जाना कि जितना नंबर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अभी हम ऐसे भी एग्जाम्पल करेंगे जहां नंबर तो कुछ और होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और होगा। हमें देखना पड़ता है कि लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, वो कैसे पता चलेगा वो मैं बताऊंगी आपको, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। सो अभी तक हमने टर्म्स क्या क्या करी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा पार्ट है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, जिसके अंदर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या चीज होती है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। लिगेंड्स क्या होते हैं, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स या वो आयंस जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल को डोनेट करते हैं। उसके बाद हमने करा ये जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो केटायन भी हो सकता है, एनायन, यहाँ पे एनायन है, काउंटर आयन बेटा आगे भी हो सकता है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स अभी पॉजिटिवली चार्ज है, बट अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होता तो केटायन काउंटर आयन आगे होता। जैसे एग्जांपल एक और देती हूँ, K4NiCN6, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में कैसे बना होगा ये कॉम्प्लेक्स बेटा, K पे तो प्लस चार्ज होगा, NiCN6 पर कितना चार्ज होगा, 4-, तभी ये 4 इधर आया होगा, प्लस इधर आया होगा। K को बैलेंस करने के लिए 4 लगा देती हूँ, बट ये सिर्फ बैलेंसिंग है, तो यहाँ पर जो K+ है वो आपका कैसा आयन होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर काउंटर आयन। काउंटर आयन यानी जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उसको बैलेंस कर रहा है। जैसे NiCN6 पर 4 नेगेटिव का चार्ज है, तो 4 पोटेशियम प्लस जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये पार्ट आयनाइजेबल है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है।
इतनी टर्म्स करी हैं, अब उनको फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं, नीट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बोर्ड्स के अंदर बेटा इस पर थियोरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर में आपको 3 अलग अलग डेफिनेशन दे देगा कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डिफाइन लिगेंड्स, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ये डेफिनेशंस अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप बनाकर खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने पहला टर्म करा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा पार्ट था। उसमें क्या क्या प्रेजेंट था बेटा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट पे 3+ का चार्ज है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, यानी यहाँ पे बेटा कोबाल्ट 3+ इज सेंट्रल मेटल आयन, एटम नहीं। अगर कोबाल्ट 0 होता तो सेंट्रल मेटल एटम बोलती मैं, बट क्योंकि कोबाल्ट पे 3+ का चार्ज आ रहा है यानी वो आयन है। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेटल आयन एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बेसिकली जो फिक्स्ड आयंस या मॉलिक्यूल्स है वो लिगेंड्स है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जो फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड से, थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड डोनर, मेटल एक्सेप्टर, डोनर टू एक्सेप्टर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। सेकेंड है सेंट्रल एटम या आयन या सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है उसके अंदर एटम या आयन जिसके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या ग्रुप्स यानी फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े होते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर उस आयन को हम क्या बुलाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सो हमने क्या कहा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो पार्ट होता है जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हैं, फिक्स नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल। जैसे NH3 पे चार्ज नहीं है तो मैं उसको मॉलिक्यूल बोलूंगी। NH3 पे मान लो अगर कोई चार्ज प्लस में होता तो आयन, है ना। तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो पार्ट होता है जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्री में। जैसे यहाँ पर बेटा 6 NH3 जुड़ा है तो वो ऑक्टाहेड्रल में जुड़ा होगा, उसको भी आगे कवर कर लेंगे। डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कहीं ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, कहीं टेट्राहेड्रल हो सकता है, कहीं पर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। तो अलग अलग ज्योमेट्री में ये लिगेंड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। सो सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या हो गया, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वो पार्ट, वो एटम या आयन जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे K2PtCl6 के अंदर ये जो प्लैटिनम 4+ है, ये प्लैटिनम 4+ कैसे आया, यहीं पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। K2PtCl6, चलिए इसको तोड़े जरा बेटा। इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, K+ और PtCl6 पर बैक क्रॉस करो, कितना चार्ज होगा, 2-। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देती हूँ क्योंकि 2 पोटेशियम है। यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X, 1 Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 6 Cl पर कितना हो जाएगा बेटा, -6 इज इक्वल टू -2, यानी X कितना हो जाएगा, -2 + 6, यानी X आ गया +4। यानी यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 होगा। और Pt+4 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल मेटल आयन, Cm आयन, सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि इस पर चार्ज प्रेजेंट है। और जो प्लैटिनम है यहाँ पे 4+ वाले, कितने क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ है, 6 क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ है। ये लिगेंड है, ये मेटल आयन है, लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा। और आपका ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। सो हमने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन, यहाँ पर प्लैटिनम 4+ हो जाएगा विच इज अ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या करता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, है ना।
लीगेंड डोनर, जैसे मैं चॉकलेट्स अगर दे रही थी अपने फ्रेंड्स को तो मैं डोनर हूँ, मेरे फ्रेंड्स एक्सेप्टर हैं तो मैं लीगेंड हूँ, मेरे फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चॉकलेट को तो वो क्या हो गए, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अगर उन पर चार्ज है तो आयन, चार्ज नहीं है तो एटम, बट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 11th में आपने एक चीज करी थी, नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते थे यार, एक्सेप्ट करते थे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को वही एक्सेप्ट करेगा जिस पर कमी होगी। मेरे फ्रेंड्स पे चॉकलेट नहीं थी उस टाइम पर, तभी उन्होंने मुझसे चॉकलेट ली होगी, बट अगर उसके पास भी बहुत चॉकलेट्स हैं तो क्या मेरे पास है, डू नॉट गिव इट टू मी, गिव इट टू समवन हु नीड्स इट, है ना। सो लुईस एसिड वो एक्ट करते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, यानी खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अब डोनेट वही करेगा जिसमें अमीरी हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, या उस पर लोन पेयर हो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कि भाई ये कुछ कर तो रहा नहीं है, चल डोनेट ही हो जा। तो लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होते हैं, डोनर होते हैं। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्योंकि मेटल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, खाली ऑर्बिटल भी होते हैं, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हमारा या आयन होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो कैसा एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह। और लीगेंड जो होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो कैसा एक्ट करता है बेटा, लुईस बेस की तरह। ये डोनर लीगेंड क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर है, तो वो डोनेट करता है। मेटल एक्सेप्ट करता है, डोनर टू एक्सेप्टर, मेटल इज द एक्सेप्टर। अगर ये मेटल है, ये कोई लीगेंड है, एल से दिखा रही हूं, लीगेंड अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, पर मेटल इसको कुछ डोनेट नहीं कर रहा क्योंकि मेटल पर कुछ है ही नहीं। तो डोनर टू एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये डोनर एटम, ये एक्सेप्टर एटम, डोनर टू एक्सेप्टर जो बॉन्ड बनता है, जो एरो दिखाते हैं, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। यानी ये जो बॉन्ड है वो आपका कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। तो हमने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लीगेंड से, जैसे इस वाले में एग्जांपल दूं तो प्लैटिनम क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कोबाल्ट NH3 से एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो मेटल आयन है बेटा, ये आपका किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह। ये सवाल आ जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, तो ये याद रखना है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। थर्ड डेफिनेशन पर आते हैं, लीगेंड्स। लीगेंड्स हमने क्या बोला, लीगेंड्स क्या होते हैं आपके, वो एटम्स, डोनर एटम्स होते हैं, डोनेट करते हैं। वो डोनर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या एनायंस जिन पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करते हैं, दे डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी मेटल एटम, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसको। ये CMA आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो जो लीगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर डोनर होते हैं, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज योर लुईस बेस। जैसे कि NiNH3 6Cl2, ये क्लोराइड आयन तो बाहर वाला काउंटर आयन है, बट यहाँ पर NH3 जो होता है वो किसकी तरह होता है, लीगेंड की तरह होता है। NH3 पे जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, जो कुछ नहीं कर रहा होता, तो नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ से अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देता है। तो ये लीगेंड लुईस बेस,
मेटल आयन एक्सेप्ट कर रहा है, वो कैसा एक्ट करता है आपका लुईस एसिड की तरह। तो 3 टर्म्स करी हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जितना भी यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो लिगेंड्स के साथ जुड़े होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उस पूरे पार्ट को क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो एटम या आयन जो लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, किसी भी ज्योमेट्री में जुड़ा हो सकता है। क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम या आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी उस पर खुद पर कमी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो ये कैसा एक्ट करता है, लुईस एसिड की तरह। लिगेंड्स वो एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। चलिए चौथी टर्म पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड और मेटल के बीच में बने, ठीक है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम आयन बाय द लिगेंड्स। लिगेंड और मेटल के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, वही अपना क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब इसके अंदर फटाफट से चीजें कवर करते हैं। मौसम हो चुका है एकदम ठंडा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पर एसी की जरूरत लग नहीं रही है, मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, इवन घर के अंदर पंखे में भी ठंड लग रही है अभी इस टाइम पर। तो चलो सो यहाँ पर कोबाल्ट पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेती हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे 3+ का चार्ज होगा क्योंकि Cl पे -1 होता है, या चाहो तो पूरा ब्रेक भी करके लिख सकते हो, बट अगर समझ आता है तो बढ़िया। x + 6 × 0 = +3, x = +3, यानी यहाँ पे कोबाल्ट +3 का चार्ज होगा, ठीक है। सो दिखाते नहीं है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे कोबाल्ट मेरा क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन। NH3 आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर लिगेंड, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दिखाया था, NH3 लिगेंड। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा, एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 NH3 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट है, यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ जुड़ा है एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, इस पूरे पार्ट को हमने क्या बुलाया, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो ये बाहर वाला क्लोराइड आयन है इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर काउंटर आयन, ठीक है। चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट, जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, अभी मैं आगे सवाल कराऊंगी कि कैसे निकालेंगे, बट इतना ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हम निकालेंगे, लिगेंड जब भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हम सिर्फ बेटा बॉन्ड कंसिडर करते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा पाई बॉन्ड क्या था, सिग्मा बॉन्ड तब बनता था जब ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैप करते थे, ठीक है। जब एंड टू एंड ओवरलैप होता था तो सिग्मा बॉन्ड बनता था, कोवेलेंट के ही टाइप होते हैं। बट अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती थी ऑर्बिटल्स की, तब कौन सा बॉन्ड बनता था, पाई बॉन्ड बनता था। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम हमेशा कौन सा बॉन्ड कंसिडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कभी भी कंसिडर नहीं होता। मान लो अगर मेरा कोई लिगेंड मेटल के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो पहला सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, पर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बेटा मैं सिर्फ कौन सा बॉन्ड गिनूंगी, सिग्मा गिनूंगी, पाई को गिनूंगी ही नहीं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कौन से बॉन्ड से डिटरमिन होता है, ओनली बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड। लिगेंड ने मेटल के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। हमें पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिटरमिन्ड ओनली बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स। पाई बॉन्ड्स इस पर्पस के लिए गिने ही नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कि इस चीज को मैं समझा देती हूं। मान लो ये कॉम्प्लेक्स है
COEN होल थ्राइस 3+, ठीक है। अब ये EN क्या होता है, ये लिगेंड्स में पढ़ेंगे। EN बस अभी के लिए इतना समझो, एक EN जो होता है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है। एक EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है बेटा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक EN बना सकता है और बनाता है। अब मैंने कहा है हमेशा नंबर पे मत जाना, तुमको लगेगा 3 जुड़ा हुआ है तो 3 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ना 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 नो। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे अगर मैं पूछूं तो कितना होगा? एक EN होता है इथाइलिन डायमीन, अभी इसका स्ट्रक्चर करेंगे। एक EN बेटा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यानी 3 EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकते हैं? 6। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, 3 नहीं होगा। इसीलिए कहा है नंबर पे मत जाना, ये देखो कि लिगेंड क्या है, लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। कोई 1 बना सकता है, कोई 2 बना सकता है, अभी आगे देखेंगे कोई लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। तो ये तो लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सो इसी पॉइंट में यही था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COEN होल थ्राइस 2+ या 3+ जो भी चार्ज है इज 6। 3 नहीं होता, यहाँ पर 6 होता है, क्योंकि इथाइलिन डायमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है। तो एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 EN 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर अपना क्या था यार? सेकेंडरी वैलेंसी तो था। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी कोबाल्ट की बेटा? 6 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, जो आयनाइज हो रहे थे बेसिकली, उन ग्रुप्स को हम कहां पर लिखते हैं? द आयनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, उसको हम आउटर स्फीयर भी बोलते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आउटर स्फीयर। और इन आयंस को हम क्या बुलाते हैं बेटा? काउंटर आयंस। जैसे K4FeCN6 में K+ आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये आयनाइजेबल है, तो K+ आपका कौन सा आयन होगा? काउंटर आयन होगा। यहाँ पे क्लोराइड था, इसमें K+ होगा, कहीं पे कुछ और हो सकता है, तो ये आपके काउंटर आयंस होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। वो आगे भी हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट के, वो स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम पर आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? मेटल के अराउंड लिगेंड्स स्पेस में किस ज्योमेट्री में जुड़े हुए हैं? स्पेस में जो स्पेस होता है अपना यार, ये जो 3D स्पेस है, मेटल के अराउंड लिगेंड्स स्पेस में कैसे अरेंज हो रखे हैं, वो आपका क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो अब डेफिनेशन देखो, दी स्पैचियल अरेंजमेंट, भाई बहुत भारी वर्ड लग रहा होगा तुमको कि स्पैचियल क्या होता है। स्पैचियल का मतलब होता है स्पेस, जो मेरा आसपास का स्पेस है उसके अंदर लिगेंड। लिगेंड क्या था? जो लोन पेयर डोनेट करता था। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या था? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता था। तो लिगेंड मेटल के अराउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कैसे जुड़ा हुआ है, स्पेस में कैसे अरेंज हो रखा है बेटा, उसको हम क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यानी दी स्पैचियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट लिगेंड्स का अराउंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या बुलाते हैं हम उसको? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ जाती है सवाल में, ठीक है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? सो द स्पैचियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। मोस्ट कॉमन जो हमें मिलती है वो एक तो हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल। जैसे आप देख रहे होंगे बेटा, मेटल के अराउंड 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4 और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़े हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 4 होता है। स्क्वायर प्लेनर, 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
कौन सी शेप कब आएगी वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो थ्योरीज में आएगी बाद में। बस अभी ये देखिए कि जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है वो क्या है, स्पेस में लीगेंड का अरेंजमेंट। अगर लीगेंड्स अपने आप को मेटल के अराउंड स्क्वायर प्लेनर में अरेंज कर रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर रहे हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसा मिलेगा, टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो हमें क्या अरेंजमेंट मिल रहा है लीगेंड्स का मेटल के अराउंड स्पेस में, वो आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। नेक्स्ट टर्म है अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, जो बहुत बच्चों को मुश्किलें आएंगी, तो मैं एक क्वेश्चन पूरा डेडिकेट कर देंगे सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पे की। निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या था बेटा, जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन होता है इस पर जो बचा हुआ चार्ज, अगर मैं 11th की डेफिनेशन बताऊं तो हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलते थे, जो भी आपका रेसिडुअल चार्ज होता है एटम पर। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ चार्ज। बचा हुआ चार्ज जब सारे एटम्स को या जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको हम आयंस की तरह रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो चार्ज बच जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे पीछे ही समझा देती हूं, जैसे मान लीजिए MnO4 माइनस है, ठीक है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है X प्लस एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है बेटा, -2, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू पूरे पे कितना चार्ज है, -1, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, x कितना आ गया, +7 आ गया। यानी जब मैंने सारी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया आयन की तरह, यानी एक ऑक्सीजन पे -2 था, 4 को रिमूव करा एज -8 और कॉम्प्लेक्स पे या MnO4 पे पूरा -1 का भी चार्ज था, तो ओवरऑल चार्ज आपका कितना मैग्नीज पर आएगा, +7 का आ जाएगा। तो जो बचा हुआ चार्ज है मैग्नीज पर, जब आपने बाकी जो भी ग्रुप्स है उनको आयंस की फॉर्म में निकाल दिया, तब भी मैग्नीज पर कितना चार्ज बच रहा है, +7 का बच रहा है। इस रेसिडुअल चार्ज को हम क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बुलाते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो गया, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जब सारे लिगेंड्स को हम उनके इलेक्ट्रॉन पेयर का जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसकी फॉर्म में रिमूव कर देते हैं, यानी वो कितना चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर मैं उससे निकाल दूं तो जो भी मेरे मेटल पर चार्ज बचेगा वो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X प्लस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबकी वैलेंसी, सबके चार्ज का सम इक्वल टू 0 अगर कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल है, कुछ चार्ज नहीं है, और इज इक्वल टू जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज है विद द साइन, साइन के साथ लगाना है बेटा, प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे। तो X प्लस एक NH3 पर 0 चार्ज होता है, तो 6 NH3 पर भी 0 चार्ज होगा, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे +3 का चार्ज है, तो मैं साइन के साथ लिखूंगी भाई +3, यानी यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, +3 आएगा। नेक्स्ट वाले में आप ट्राई करें, मैं इतना बता देती हूँ, एक Cn पर -1 होता है, Cn पर -1 का चार्ज होता है। यहाँ पर आयरन का अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, X, एक Cn पर -1, एक सेकेंड, यहाँ पर 3 प्लस नहीं आएगा 3 माइनस आएगा। निकालिए जरा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर X, एक Cn पे -1 तो 6 Cn पे -6 होगा, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है बेटा, -3,
यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x कितना आएगा, ये उधर उठ के जाएगा, तो x कितना आ जाएगा अपना +3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +3। यहीं पर ही कवर कर लेते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, हमें तो पता नहीं क्या होगा, चार्ज होगा भी या नहीं होगा, इन गिवन कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे रही हूं मैं, उन पर आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इन सब में, चारों पार्ट्स में आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है उसका क्या निकालना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले पार्ट में जरा देखें, आयरन होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन, अब आयन होगा एटम होगा, वो तो चार्ज निकालने के बाद पता चलेगा। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लेट कर लेती हूँ x प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई चार्ज नहीं होता बेटा, CO तो CO ही होता, न्यूट्रल है, एक CO पे 0 चार्ज है, तो 5 CO पे भी 0 चार्ज होगा। क्या आपको कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो 0, यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट है K2NiCl4, इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। ये किस में टूटेगा बेटा, K पे प्लस चार्ज होगा, यानी NiCl4 पे कितना चार्ज होगा, 2 माइनस होगा। जल्दी बोलो भाई, बैक क्रॉस कर दो, इधर 2 आ गया, इधर +1 आ गया। 2 पोटाशियम है तो यहाँ पे 2K+, यहीं पे मैं आपसे आयंस पूछ लूं तो 2 पोटाशियम, 1 पूरा एनायन, 3 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले x, 1 Cl पर बेटा -1 का चार्ज होता है, तो 4 Cl पर कितना चार्ज होगा यार, -4 इज इक्वल टू -2, यानी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आयरन का निकालने की कोशिश करें, थर्ड पार्ट में। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, खुद सॉल्व करके, अच्छा लगेगा मुझे। FeF6 3 माइनस में आयरन का निकालना है। F पर कितना चार्ज होता है बेटा, फ्लोराइड पर -1 होता है, 1 पे -1, 6 पे -6 इज इक्वल टू -3, यानी x कितना आ जाएगा, +3। नेक्स्ट है CuNH3 4Cl2+, कोबाल्ट का निकालना है x, NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो 4 पे भी 0 चार्ज होगा। 1 Cl पर -1 बेटा, तो 2 Cl पर -2 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, प्लस या +1, कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, यानी x -2 इज इक्वल टू +1, ये -2 उधर +2 जाएगा, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, जल्दी बोलिए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस करते रहेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस और होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम कर रहे हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो और हेट्रो, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, उसी से आ रहा है। होमोलेप्टिक में बेटा एक ही तरह का लिगेंड होता है, जब सारे लिगेंड सेम हो,
एक ही तरह का लीगेंड जुड़ा हो, जैसे CuNH3 होल 6 पे 3+, FeCN6 4-, एक ही तरह का तो लीगेंड है CN-, और तो कुछ डिफरेंट नहीं है। बट हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जब एक से ज्यादा टाइप का लीगेंड हो, व्हेन यू हैव डिफरेंट लीगेंड्स, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जब आपको एक से ज्यादा अलग तरीके का लीगेंड दिखे, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में आप देखो एक NH3 लीगेंड है और Cl है, दो डिफरेंट लीगेंड्स हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इतनी बात क्लियर है ना। जैसे कि एक और देख लेते हैं, CuNH3 होल 4, H2O होल 2+। अब यहाँ पे भी दो अलग तरह के लीगेंड, एक NH3 है और एक पानी है H2O, तो ये भी कैसा हो गया आपका, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जब एक ही तरह का लीगेंड हो, जैसे CN- ही है, NH3 ही है, तो होमोलेप्टिक। अगर डिफरेंट लीगेंड्स दिखे कॉम्प्लेक्स के अंदर, या आपको दो या दो से ज्यादा अलग तरह का लीगेंड दिखे, तो आपका कैसा हो जाएगा बेटा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे ऊपर वाले में मैं क्लासिफाई करूं, होमोलेप्टिक, एक ही तरह का लीगेंड है, होमोलेप्टिक। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही तरह का लीगेंड है, होमोलेप्टिक। दो अलग लीगेंड्स मिले, हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला टॉपिक खत्म होता है। सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। यहीं से हमें पता चलेगा कि बेटा लीगेंड कितने बॉन्ड्स बनाता है, और यहीं से हमें फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपसे फर्स्ट वाली प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस हो गए हैं। नहीं हुए तो आज वाली क्लास के बाद फर्स्ट को भी और सेकंड को भी एक बार दोबारा ट्राई करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स बेसिकली क्या था, याद करें। लीगेंड्स हमारे क्या थे बेटे, दीज आर दी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस which donate lone pair of electrons to, किसको डोनेट करते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लीगेंड्स कैसा एक्ट करते थे, लुईस बेस की तरह। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्योंकि एक्सेप्ट करता है, तो वो कैसा एक्ट करता था, लुईस एसिड की तरह। तो लीगेंड्स को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेटा चार्ज के बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर। तो मैं ऊपर की कहानी बाद में देखेंगे। तो चार्ज के बेसिस पर हम लीगेंड्स को 3 में क्लासिफाई करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड, चार्ज तो बेटा 3 ही तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली या न्यूट्रल, 0। पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, और तीसरा हो गया न्यूट्रल लीगेंड्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, पहले मैं न्यूट्रल की बात करती हूँ। जैसे NH3 पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। पानी पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। EN इथाइलिन डायमीन पर भी कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। ठीक है, ये लोन पेयर जरूर डोनेट कर रहे हैं, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे NH3 में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, पानी में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो डोनेट तो ये करेंगे, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, तो आपका लीगेंड कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अमोनिया NH3 हो गया, H2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, EN हो गया, ये आपके कैसे लीगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल। इन पर खुद पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज। सबसे ज्यादा आपके नेगेटिवली एनायनिक लीगेंड्स होते हैं। नेगेटिव को एनायनिक लीगेंड्स बोलते हैं, जैसे कि Cl-, F-, Br-, I-, OH-, मतलब ये तो इतने होते हैं कि मैं लिखते लिखते शायद थक जाऊं। ठीक है, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, अगर वो लीगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, यानी लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सल्फेट आयन हो गया आपका, Cn- हो गया, ये सारे आपके कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, यानी एनायनिक लीगेंड हो गए।
F माइनस Cl माइनस Cn माइनस S2 माइनस SO4 2 माइनस OH माइनस, बहुत और भी होते हैं, SCN माइनस होता है, NO2 माइनस होता है, भत्तेरे आपके कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, जिसको हमने और क्या बोला, एनायनिक लीगेंड्स। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ये काफी कम होते हैं, इनको हम केटाइनिक लीगेंड्स बोलते हैं। यानी लीगेंड पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है बट इन पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है जो वो डोनेट करते हैं, जैसे कि NH2 NH3 प्लस। अब बेटा ओवरऑल मॉलिक्यूल पर पॉजिटिवली चार्ज्ड है बट नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है NH2 में। अब ये लोन पेयर ये मेटल को डोनेट करके क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना सकता है, तो ये लीगेंड की तरह तो बिहेव करेगा। लीगेंड का काम क्या था, अपना लोन पेयर डोनेट करना मेटल को। तो यहाँ पर NH3 प्लस वाला तो नहीं कर पाता बट जो NH2 वाला होता है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो डोनेट कर सकता है। पर क्योंकि मॉलिक्यूल पर ओवरऑल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड। ऐसे ही NO प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है, तो NO प्लस भी कैसा हो गया आपका केटाइनिक लीगेंड। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका कैसा हो जाता है केटाइनिक लीगेंड, दिखाई देता है लोन पेयर। सो ये आपके केटाइनिक। तो चार्ज के बेसिस पर लीगेंड पर क्या चार्ज है उस बेसिस पे हम लीगेंड को 3 में क्लासिफाई करते हैं, केटाइनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल कोई चार्ज ना हो, एनायनिक जब लीगेंड पर नेगेटिव चार्ज हो, केटाइनिक जब लीगेंड पर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, चलिए सेकेंड क्लासिफिकेशन है कि लीगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। इस टर्म को बुलाते हैं बेटा डेंटिसिटी। क्या बुलाते हैं, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन लीगेंड, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टोटल बन रहे हैं। तो एक लीगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो उस लीगेंड की क्या होती है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब हम बोल सकते हैं बेसिकली कैपेसिटी। जैसे मेरी कैपेसिटी है 4 घंटे पढ़ने की, तो मेरी डेंटिसिटी, मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। मेरे फ्रेंड की हो सकता है डेंटिसिटी, उसके पढ़ने की कैपेसिटी हो सकता है 6 घंटे की हो, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ऐसे ही जो लीगेंड है वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, वो उस लीगेंड की क्या हो गई बेटा, डेंटिसिटी हो गई। ठीक है, सो जैसे हमने बोला मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड का मतलब, मोनो का मतलब ही क्या है, 1, तो मोनोडेंटेड को हम यूनिडेंटेड भी बुलाते हैं। यूनि या मोनो 1 है, यानी यहां पर बेटा लीगेंड की डेंटिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। यानी एक लीगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे लीगेंड्स पर सिंगल डोनर एटम होता है, एक लीगेंड कितना बॉन्ड बनाता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दोबारा सुन लो, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लीगेंड में एक लीगेंड की कैपेसिटी एक बॉन्ड बनाने की है। जैसे एक फ्रेंड की पढ़ने की कैपेबिलिटी ही 1 घंटा है, 1 घंटे से ज्यादा वो पढ़ ही नहीं पाता, एकदम 1 घंटे बाद ही होता है, उसको ब्रेक चाहिए, तो उसकी डेंटिसिटी 1 आवर है। ऐसे यहाँ पर अगर एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जैसे कि Cl माइनस एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक Cl माइनस एक ही बॉन्ड बनाता है, एक पानी एक ही बॉन्ड बनाता है, एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है, एक NH2 NH3 प्लस एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए इसी में और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं हम। सो मैं यहीं पर और एग्जाम्पल ऐड कर देती हूँ। Cl माइनस हो गया, NH2 हो गया, NH3 हो गया, NH2 NH3 प्लस हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा CO3 2 माइनस हो गया, एक ही बॉन्ड बनाता है, मोनोडेंटेड लीगेंड होता है। इसके अलावा F माइनस हो गया, जितने भी हेलाइड होते हैं F माइनस Br माइनस Cl माइनस I माइनस एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे मोनोडेंटेड में आते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइडेंटेड।
बाई का मतलब ही क्या है बेटा कि यहां पर लिगेंड की डेंसिटी कितनी होगी, 2 होगी। यानी एक लिगेंड की ताकत, एक लिगेंड की कैपेबिलिटी है कि वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे कि so यहाँ पर ligands can bind through 2 donor atoms used simultaneously, दोनों डोनर एटम्स साइमल्टेनियसली यूज होने चाहिए, दोनों 2 बॉन्ड्स बनाने, यानी एक एक बनाएगा, एक एक बनाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं हम इथाइलिन डायअमीन, इसको शॉर्ट में बेटा हम EN लिखते हैं, इथाइलिन डायअमीन, E और N शॉर्ट में, ठीक है। EN का स्ट्रक्चर देखें जरा, ये होता है ऐसा, CH2 इथाइलिन, डायअमीन यानी NH2 ग्रुप 2 बार आता है। अब देखिए बेटा, आप समझदार हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर, ये दोनों क्या करेंगे अगर अपना मेटल को लोन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन गए। जब ये एक मेटल के साथ जुड़ेगा EN, तो ये एक मेटल के साथ जुड़ के बेटा कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है। ये लोन पेयर देकर एक बॉन्ड, डोनर टू एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर टू एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों डोनर एटम साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाते हैं। तो इथाइलिन डायअमीन की डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी डेंसिटी 2 हो जाएगी। यानी ये कैसा लीगेंड होता है आपका, बाइडेंटेड लीगेंड होता है। इसके अलावा ध्यान देना यहीं पे एक और टर्म बता रही हूं, जब EN मेटल के साथ जुड़ा तो क्या इसने क्लोज रिंग, बंद क्लोज रिंग बनाई है, हाँ या ना? दिख रहा है आपको, एक रिंग बन रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इमेजिन इस तरह से बेटा एक क्लोज रिंग आपको दिख रही है। जब कोई लिगेंड मेटल के साथ जुड़कर क्लोज रिंग बना ले तो उस लिगेंड को क्या बुलाते हैं, कीलेटिंग, कुछ लोग चिलेटिंग भी बुलाते हैं, मैं कीलेटिंग बुलाती हूँ। ऐसे लिगेंड को क्या बुलाते हैं बेटा, कीलेटिंग लिगेंड। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, वो लिगेंड जब मेटल के साथ जुड़कर कैसी रिंग बना ले, क्लोज रिंग बना ले, बंद क्लोज रिंग बना ले, तो उस लिगेंड को क्या बुलाते हैं, कीलेटिंग लिगेंड। इस पर अभी आगे सवाल कराऊंगी। इथाइलिन डायमीन के अलावा और एग्जाम्पल करते हैं बाइडेंटेड में। सो बाइडेंटेड में नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑक्सलेटो OX, ठीक है। ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2- ऑक्सलेट, बट क्योंकि ये लिगेंड की तरह एक्ट करता है तो हम इसको तब बुलाते हैं बेटा ऑक्सलेटो। ये बाद में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में। जब कोई लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनायनिक लिगेंड, तो उसके नाम को हम एंड करते हैं O के साथ। इथाइलिन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं था, तो ये आपका कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। चार्ज के बेसिस पर ये कैसा है, न्यूट्रल है ना, CH2NH2 CH2NH2 पे कोई चार्ज नहीं है। बट यहाँ पर ऑक्सलेटो पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, 2- का है। यानी ये कैसा लिगेंड होगा आपका, एनायनिक लिगेंड। और एनायनिक लिगेंड के नाम के एंड में क्या जुड़ता है, ऑक्सलेटो। तो ये बेसिकली C2O4 2- ऑक्सलेट आयन होता है हमारी भाषा में। पर जब ये लिगेंड की तरह एक्ट करता है, एनायनिक लिगेंड की तरह, तो इसका नाम ऑक्सलेट से बदलकर क्या हो जाता है, ऑक्सलेटो। क्या हो जाता है, ऑक्सलेटो। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। C डबल बॉन्ड O O-, C डबल बॉन्ड O O-। यहाँ पे ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, तो ये वो लोन पेयर को डोनेट करेगा और मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, यानी इसकी भी डेंसिटी कितनी होगी बेटा, 2 होगी। क्या ये भी क्लोज रिंग बना पा रहा है, जल्दी बताएं, क्या ये कीलेटिंग लिगेंड है? क्या आपको एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर दिख पा रहा है, दिख पा रहा है। यानी ऑक्सलेटो भी कैसा लिगेंड होता है, कीलेटिंग लिगेंड होता है। मेटल के साथ जब जुड़ता है
तो कैसी रिंग बनाता है? क्लोज रिंग बनाता है। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड का। थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लाइसिनेटो, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं GLY। ठीक है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, उससे ही आया है। मैं पहले स्ट्रक्चर बना रही हूं। ग्लाइसिनेटो हो जाएगा आपका CH2 NH2, तो नाइट्रोजन पे लोन पर, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपका ग्लाइसिनेटो होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, CH2 NH2, ये न्यूट्रल, C डबल बॉन्ड O माइनस, नेगेटिव चार्ज है। तो ग्लाइसिनेटो आपका कैसा लीगेंड होता है? एनायनिक लीगेंड होता है, क्योंकि ओवरऑल इस पर 1 माइनस का चार्ज होता है। यहाँ पे कौन कौन सी साइड से बॉन्ड बनेगा? एक तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, O माइनस वाला। अगेन सो ये आपका थोड़ा बेटर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आपको क्लोज रिंग दिख पा रही है बेटा? मेटल के साथ जुड़कर क्या आपको, बहुत अच्छी तो नहीं बन पा रही, बट आपको क्लोज रिंग तो दिखी गई होगी। तो ये भी कैसा होता है? ग्लाइसिनेटो भी एक कीलेटिंग लिगेंड होता है, मेटल के साथ जुड़कर कैसी रिंग बनाता है? क्लोज रिंग। और क्योंकि ये मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ग्लाइसिनेटो, ऑक्सलेटो, इथाइलिन, डायमीन, ये कैसे लिगेंड होते हैं? आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेंटिसिटी, पॉलीडेंटेड, यानी जब 2 से ज्यादा डेंटिसिटी है तो पॉलीडेंटेड में ही क्लासिफाई कर देते हैं। यानी पॉलीडेंटेड का मतलब है जब डेंटिसिटी 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, डिपेंडिंग ऑन आपका लिगेंड कैसा है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है EDTA4-। मैं पहले ही बता रही हूँ, इस पर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, EDTA के स्ट्रक्चर पर, इसकी फुल फॉर्म पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। चलिए पहले मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं सिर्फ EDTA का, और यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं बेटा EDTA4- का। ठीक है, EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। सॉरी, नीचे क्यों लिखा जब जगह थी? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, एक तो फुल फॉर्म पे सवाल आ जाता है, दूसरा स्ट्रक्चर पे। EDTA का स्ट्रक्चर देखें, CH2CH2 इथाइलिन डायअमीन। वैसे तो डायमीन NH2NH2 होता है, बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है NH2 की, वो रिप्लेस होती है। एसिटिक एसिड CH2COOH, वैसे CH3COOH होता है, बट एक हाइड्रोजन हटके वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा होता है। CH2COOH, CH2 उल्टा करके लिखा है मैंने इसको, बात एक ही है। COOH, चाहे ऐसे लिखो ऐसे लिखो, CH2COOH। ठीक है, बस उल्टा करके लिखा है मैंने। ठीक है, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा, 1 2 3 4 बार आ रहा है। कौन 4 बार आ रहा है? एसिटिक एसिड। सो इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। EDTA4-। अब देखिए बेटा, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसकी जो हाइड्रोजन होती है एसिडिक होती है, यानी ये H+ की तरह लूज हो सकती है। एसिड वही होते हैं ना जो H+ आयन को लूज कर दे। चारों H+ हटा दोगे तो 4 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2CH2 N और N, लोन पेयर लोन पेयर,
CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, कुछ जगह ऐसे भी मिलेगा, तो ये मत सोचना कि ये गलत है, एक्सपैंड करके लिखा हुआ है COO माइनस को, COO माइनस, CH2COO माइनस, वो H प्लस चला गया, ऐसे ही CH2COO माइनस, ठीक है। जब 4 H प्लस चले गए तो 4 नेगेटिव का चार्ज है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, क्या बन गया EDTA 4 माइनस। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा इसकी, EDTA 4 माइनस की अब इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटेट आयन। EDTA 4 माइनस को क्या बुलाते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। ये जब लिगेंड की तरह जुड़ेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नाम O से एंड होगा, तब हम इसको बुलाते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो। वो नॉमेनक्लेचर में बाद में कराऊंगी। अभी के लिए देखें EDTA की डेंटिसिटी, अगर मैं आपसे पूछूं ना इस EDTA 4 माइनस की डेंटिसिटी कितनी होती है बेटा, तो डेंटिसिटी इसकी होती है 6, यानी ये कैसा लीगेंड होता है, हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड समझ पा रहे हो, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है भाई एक लीगेंड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, इतना ज्यादा। यानी वही बात हो गई, एक दोस्त की कैपेसिटी कितना एक साथ कितने घंटे पढ़ सकता है, 6 घंटे, भाई बहुत मुश्किल है कॉन्टिन्यूसली 6 आवर्स पढ़ना। सो ऐसे ही EDTA 4 माइनस की डेंटिसिटी कितनी होती है बेटा, 6 होती है। एक EDTA 4 माइनस कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहां से बनते हैं वो देखिए, पहली साइट होती है ये, तो मैं मार्क करती जा रही हूं 1, ये लोन पेयर डोनेट हो जाए, 2 दूसरा लोन पेयर, ये O माइनस वाली साइड तीसरी, चौथी, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। यानी इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन, इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। जैसे इसमें था आपका सॉरी, जैसे आपका बेटा ऑक्सलेटो में था ना O माइनस, O माइनस के थ्रू, ये वही तो है बेसिकली, COO माइनस, COO माइनस, तो O माइनस, O माइनस के थ्रू, ठीक है। अब वहां पर EDTA के अंदर हमारे पास EDTA के अंदर हमारे पास 4 O माइनस है, 1 O माइनस, 2 O माइनस, 3 O माइनस, 4 O माइनस, तो 4 O माइनस से 4 बॉन्ड्स बनेंगे, एक बॉन्ड वहां से, एक बॉन्ड वहां से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो EDTA 4 माइनस की डेंटिसिटी कितनी होती है, 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंड। इससे भी बहुत सवाल आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड से ही सवाल आते हैं, खासकर डेंटिसिटी से, बाइडेंटेड से, एम्बीडेंटेड से। पॉलीडेंटेड में EDTA के स्ट्रक्चर, फुल फॉर्म, सॉरी पेन गिर गया, डेंटिसिटी कितनी है, हेक्साडेंटेड, कहाँ से बॉन्ड बनाता है वो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है। चलिए एम्बीडेंटेड, यार बायो वाले बच्चे हो तुम्हें एम्फीबियंस का मतलब पता होगा, जब डुअल है ना, एम्फीबियंस जो होते हैं विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। सो एम्बी का मतलब ये होता है जब डुअल बिहेवियर आ जाए, जब दो चीजें हो, तो ये वो लीगेंड होते हैं जिसमें 2 अलग डोनर साइट्स होते हैं, 2 अलग डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। पर एक टाइम पर कोई एक ही यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं और मेरा भाई, ठीक है, हम दोनों को पसंद है खाना खाना, ठीक है, हम दोनों को पसंद है खाना खाना। तो मेरे घर के अंदर मैं और मेरा भाई दोनों बहुत बड़े फूडी है, एग्जाम्पल है, ऐसा है नहीं, वैसे है भी थोड़ा थोड़ा सच है, ठीक है। मैं और मेरा भाई फूडी है, ठीक है।
बट हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि भाई एक टाइम पर कोई एक ही बाहर जाएगा खाना खाने, या तो तू जाएगी या तू जाएगा, आपस में डिसाइड कर लो कौन जाएगा। तो ऐसे ही एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, इनमें दो डोनर साइट होती हैं पर एक टाइम पर कोई एक ही बॉन्ड बनाता है, यानी मैं और मेरे भाई में कोई एक टाइम पर एक ही बाहर जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, हमारे पेरेंट्स ने रूल लगा दिया। तो ऐसे ही एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, इन पे दो डोनर साइट्स होते हैं, दो ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं पर एक टाइम पर कोई एक ही बना सकता है, ठीक है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स पढ़े जरा, देखें, लिगेंड्स विच कैन बाइंड थ्रू टू डिफरेंट एटम्स बट ओनली वन इज यूज्ड एट अ टाइम। पॉसिबिलिटी है, चॉइस है कि दो डोनर साइट्स प्रेजेंट है पर एक टाइम पर एक ही यूज होती है। मोनोडेंटेड में ऐसा नहीं, बॉन्ड तो ये एक ही बनाएंगे, होते तो ये भी मोनोडेंटेड है, पर मोनोडेंटेड और एम्बिडेंटेड में क्या फर्क होता है कि मोनोडेंटेड में एक ही साइट होती है, वहां पे कोई चॉइस नहीं है, साइट एक ही होती है, तो एक साइट है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या है बेटा, साइट तो दो है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों बना सकते हैं पर एक टाइम पर कोई एक ही बनाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूं, CN-, ठीक है, अगर कार्बन के थ्रू बॉन्ड बन रहा होता है तो हम बुलाते हैं इसको साइनो। क्या बुलाते हैं, साइनो। ये लिगेंड है, मेटल से बॉन्ड बना रहा है, लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा। और अगर बेटा नाइट्रोजन के थ्रू है, बॉन्ड किसके थ्रू है, नाइट्रोजन के थ्रू है, NC-, पर बॉन्ड किसके थ्रू बन रहा है आपका, नाइट्रोजन के थ्रू बन रहा है, तब हम इसको क्या बुलाते हैं, आइसोसाइनो। तब क्या बुलाते हैं, आइसोसाइनो, ठीक है। सो ये देखना पड़ता है कि बॉन्ड किसकी तरफ से बन रहा है, तो ऐसे यानी CN- में दो डोनर साइट होती है, कार्बन भी नाइट्रोजन भी, पर जब कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनता है तो हम साइनो बुलाते हैं उस लिगेंड को, और जब नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनता है तब उसको क्या बुलाते हैं, आइसोसाइनो। यानी लिगेंड के अंदर जो CN- होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, C∼N-। लिगेंड के अंदर दो डोनर साइट्स प्रेजेंट है, कार्बन भी नाइट्रोजन भी, पर एक टाइम पर कोई एक ही बॉन्ड बनाता है, एक टाइम पर कोई एक ही बॉन्ड बनाता है। तो डेंसिटी तो 1 होती है पर चॉइस तो है भाई, पॉसिबिलिटी दोनों जगह से जुड़ने की है, एक टाइम पर कोई एक ही यूज हो गया अलग बात है। और एग्जाम्पल देखते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के, तो एम्बिडेंटेड में एक एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका CN-, ठीक है, NO2-, SCN-। NO2 में देखिए जब नाइट्रोजन की साइड से जुड़ता है तो हम बुलाते हैं नाइट्राइटो O। NO2- में जब नाइट्रोजन की साइड से जुड़ता है तो नाइट्राइटो N, सॉरी, नाइट्रोजन की साइड से तो नाइट्राइटो N, और जब ऑक्सीजन की साइड से जुड़ता है तब क्या बुलाते हैं बेटा, नाइट्राइटो O। तो NO2- में दो डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन की और एक ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की साइड से बॉन्ड बन रहा है तो नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बन रहा है तो नाइट्राइटो O। तो NO2- कैसा हो गया, एम्बिडेंटेड, दो डोनर साइट है पर एक टाइम पर कोई एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए ऐसे ही थायोसाइनेटो, SCN- के अंदर दो डोनर साइट होती है, सल्फर की और नाइट्रोजन की, जब सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनता है तो थायोसाइनेटो, जब नाइट्रोजन की साइड से बॉन्ड बनता है तो क्या बुलाते हैं बेटा, आइसोथायोसाइनेटो। जैसे कार्बन के थ्रू साइनो, नाइट्रोजन के साइड से बन रहा है तो आइसोसाइनो, ऐसे ही सल्फर के थ्रू है तो थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन की साइड से है तो आइसोथायो, उससे याद रखना आइसो लगा दो बस आगे, आइसोथायोसाइनेटो। इतनी बात क्लियर है। सो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की डेफिनेशन आती ही आती है, बहुत बार आई हुई है बोर्ड्स के पेपर में खासकर। व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, लिगेंड्स विच हैव टू डोनर साइट्स, which have two different donor sites, two different donor atoms, but only one is used to form the coordinate bond। एक टाइम पर कोई एक ही बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल में CN- हो गया, NO2- हो गया, SCN- हो गया। आप दिखा सकते हैं नाइट्रोजन के थ्रू तो नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन के थ्रू नाइट्राइटो O, कार्बन के थ्रू साइनो, नाइट्रोजन के थ्रू आइसोसाइनो। ऐसे SCN- में सल्फर के थ्रू थायोसाइनेटो,
NCS माइनस नाइट्रोजन के थ्रू है तो आइसोथायोसाइनेटो। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, फ्लेक्सी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। वो लिगेंड जो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी दिखा देते हैं, यानी मेटल को जितने की जरूरत है बॉन्ड की, जितने खाली ऑर्बिटल है उस हिसाब से वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे EDTA डेंटिसिटी 4 भी दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है। ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि मेटल को कितनी जरूरत है। सो EDTA वैसे तो पॉलीडेंटेड में तो आता ही है क्योंकि डेंटिसिटी मोर देन 2 होती है, पर EDTA में क्योंकि बेटा अगर 4 डोनर साइट ही यूज हो रही हैं तो डेंटिसिटी 4 दिखा देगा। अगर 6 डोनर साइट्स यूज हो रही हैं सारी की सारी तो 6 बॉन्ड्स बना लेगा। तो ये मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मेटल को कितनी जरूरत है। सो इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर। लिगेंड किस तरह का लोन पेयर डोनेट कर रहा है और कैसा बॉन्ड बना रहा है। चलिए अगर लिगेंड बेटा मेटल को डोनेट करके, ध्यान से समझना, मैं ऐसे आसान भाषा में पहले ही तीनों समझा देती हूँ। लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ अगर सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था? जब एंड टू एंड ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का, इस तरह से होता था। एंड टू एंड ओवरलैप अगर होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है? आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अगर लिगेंड लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बुलाते हैं? सिग्मा डोनर, कि अपना सिग्मा ऑर्बिटल वाला लोन पेयर डोनेट करते हैं और कैसा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो लिगेंड्स जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लिगेंड्स दैट डोनेट लोन पेयर एंड मेक सिग्मा बॉन्ड, लिगेंड्स अपना लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो उस तरह के लिगेंड्स को हम क्या बुलाते हैं? सिग्मा डोनर। जैसे कि वाटर हो गया, NH3 हो गया, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, ये सारे के सारे आपके कैसे लिगेंड्स होते हैं बेटा? सिग्मा डोनर। सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसके ऊपर हम बिल्कुल जब चैप्टर खत्म कर रहे होंगे आखिरी में पढ़ाऊंगे। एक बॉन्डिंग भी होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, बट वो लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है समझना, ये लिगेंड यहाँ पर बहुत शैतान होता है, शैतान नहीं पर वैसे बहुत अच्छा होता है। ये लिगेंड क्या करता है? पहले मेटल को अपनी डेंसिटी, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। जब डोनेट करता है, यहाँ पे ये वाला बता रही हूँ, लिगेंड ने जब अपना लोन पेयर बेटा मेटल को डोनेट करा तो कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। पर यहाँ पर क्या होता है? लिगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होते हैं पाई स्टार के, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। ठीक है, पाई स्टार याद है 11वीं में एमओज में पढ़ा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार बना देते थे, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? लिगेंड पे पड़ा हुआ है खाली पाई स्टार ऑर्बिटल। मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, ऐसा थोड़ा ना मेटल बिल्कुल ही भूखा है। जैसे आयरन 3+ है तो आयरन 3+ में आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 23 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी 23 तो है। तो यहाँ पर क्या होता है? मेटल फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पर तो खाली होता ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर मैंने क्या बोला? पहले लिगेंड ने मेटल को डोनेट करा, सिग्मा बॉन्ड बनाया, एंड टू एंड ओवरलैप करा, एकदम बढ़िया। फिर लिगेंड के पास खाली ऑर्बिटल कौन सा था बेटा? पाई स्टार वाला। कौन सा ऑर्बिटल था? इस तरह से देख लो, ये लिगेंड के पास मान लो कोई खाली पाई स्टार ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। मेटल ने क्या कहा? मेटल के पास भी d ऑर्बिटल्स थे, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो मेटल ने क्या करा? लिगेंड के साथ साइडवेज ओवरलैप कर लिया, वो मैंने एक्सटेंड करके दिखाया है। साइडवेज ओवरलैप ऐसे ही होता था ना आपका। तो यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स ने और इन ऑर्बिटल्स ने साइडवेज ओवरलैप कर लिया। साइडवेज ओवरलैप जब करा ऑर्बिटल ने तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? मेटल लिगेंड के खाली ऑर्बिटल में, मेटल जो वैसे तो एक्सेप्ट कर रहा था,
बट यहाँ पर मेटल के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी थे, ये क्या करता है, लिगेंड की भी मदद करता है। कहता है यार मेरे पे इलेक्ट्रॉन्स है, तेरे पे खाली ऑर्बिटल है, मैं तेरे खाली ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता हूं। जब मेटल लिगेंड के खाली, कौन से खाली में कर रहा है, वेकेंट पाई या पाई स्टार में डोनेट करता है, तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो लिगेंड जब डोनेट कर रहा था मेटल को तो सिग्मा डोनर, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। बट जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो क्या बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और ऐसे लिगेंड्स को क्या बुलाते हैं बेटा, सिग्मा डोनर। डोनेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो ध्यान से सुने, लिगेंड्स जो लोन पेयर डोनेट करते हैं तो कैसा बॉन्ड बना रहे थे, सिग्मा बॉन्ड, and accept appreciable amount of electron density from metal ion into its vacant pi और pi star orbital। यानी मेटल वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है लिगेंड के खाली पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल में, क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैप नहीं हो रहा, यहाँ पर साइडवेज ओवरलैप होता है, क्योंकि पाई या पाई स्टार के साथ ऑर्बिटल का साइडवेज ओवरलैप ही होगा। साइडवेज ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड। तो इस लिगेंड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, कि डोनेट करता है तो सिग्मा डोनर, एक्सेप्ट करके मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है वो किस तरह का होता है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO, ठीक है। सो ये आपका NO इज नाइट्रोसिल, ठीक है, NO इज नाइट्रोसिल, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इन लिगेंड्स को हम पाई एसिड लिगेंड्स भी बुलाते हैं। लास्ट टाइप नाम से समझ आ जाएगा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। डोनेट करके भी पाई बॉन्ड बनाते हैं, एक्सेप्ट करके भी पाई बॉन्ड्स ही बनाते हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं रहा। So ligands that donate and accept pi electrons through pi bonds, ठीक है, ये पाई बॉन्ड से ही खेलते हैं, यहाँ पे सिग्मा बनता ही नहीं। जब डोनेट कर रहे हैं तो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका पाई डोनर पाई एक्सेप्टर होता है। जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज योर इथाइन, C2H4 ईथीन, C6H6 बेंजीन। तो ये कैसे होते हैं बेटा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। तो लिगेंड किस तरह का लोन पेयर डोनेट करता है, उसके बेसिस पर 3, सिग्मा डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड, यानी लिगेंड जब लोन पेयर डोनेट कर रहा है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा डोनर। सेकेंड है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, यानी लिगेंड जब डोनेट कर रहा था मेटल को अपना लोन पेयर तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, पर मेटल से अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट भी करता है अपने खाली पाई या पाई स्टार में, और तब जो बॉन्ड बनाता है वो पाई बॉन्ड था, तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। और लास्ट है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, यानी डोनेट करके भी पाई बॉन्ड, एक्सेप्ट करके भी पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल इथाइन, इथीन, बेंजीन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कितने तरह के होते हैं, चार्ज के बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्स को भी 3 में क्लासिफाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज है बेटा पूरे कॉम्प्लेक्स पे अगर नेगेटिव चार्ज है 1 -2 -3 -4 कितना भी हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स एनायन। और अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, CrCO6, FeCO5, NiCO4, तो आपके कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से सवाल कर रहे हैं। व्हाट इज अ कीलेटिंग लिगेंड, याद करें बताया था, लिगेंड्स which bind with metal, ligands which bind with central metal atom or ion and form कैसा रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, and form closed ring structures, and form closed ring structures are called as chelating या chelating लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बुलाते हैं बेटा, कीलेटिंग लिगेंड्स।
है ना। मान लीजिए हमारे पास है CuEn का होल ट्वाइस 2+, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ ही आएगा। अब En हमारा क्या था बेटा, En था CH2CH2। मैं जान के इस तरह से लिख रही हूं NH2NH2, ताकि यहां पर हम लोन पेयर आसानी से दिखा पाए। ये लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो आपका क्लोज रिंग बन गया। एक और En भी जुड़ा होगा इस तरह से CH2CH2 NH2NH2, लोन पेयर लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो ऐसे लिगेंड्स जो मेटल के साथ जुड़कर कैसा रिंग बनाते हैं बेटा, क्लोज रिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से। मेटल के साथ जुड़कर क्लोज रिंग जब लिगेंड बना ले तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बुलाते हैं, कीलेटिंग लिगेंड्स। तो कीलेटिंग लिगेंड्स में एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं आपका, इथाइलिन डायमीन, ऑक्सलेटो हो गया, ग्लाइसिनेटो हो गया, EDTA4- हो गया। ये आपके कैसे लिगेंड्स होते हैं, कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सा कीलेटिंग लिगेंड है। हमेशा याद रखना बेटा, जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, वो कभी भी कीलेटिंग नहीं हो सकता। एम्बीडेंटेड भी कभी भी कीलेटिंग नहीं होगा, क्योंकि जब वो मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बना रहे, एक बॉन्ड से कभी क्लोज रिंग बन ही नहीं सकता। बात कुछ समझ आ रही है। पानी नहीं, मोनोडेंटेड होता है। C2O4 2- होगा, ऑक्सलेटो है। EDTA4- भी होगा, कार्बोनेटो नहीं होता, कार्बोनेटो एक ही बॉन्ड बनाता है। SCN- भी नहीं होगा, एम्बीडेंटेड है बट एक टाइम पर कोई एक ही बॉन्ड बना रहा होता है। CO भी नहीं होता, क्योंकि CO जब बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ तो सिग्मा डोनर होता है, पाई एक्सेप्टर होता है, पर क्लोज रिंग कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इथीन जब मेटल को अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन देकर डोनेट भी करेगा तो भी यहाँ पे क्लोज रिंग कभी भी नहीं बनेगा। तो ये भी आपके कीलेटिंग लिगेंड्स नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ दो कीलेटिंग लिगेंड्स, एक ऑक्सलेट और एक EDTA4-, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बाइडेंटेड लिगेंड्स और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स दोनों सेम चीजें हैं, सेम बात है, जल्दी बताओ भाई। कतई ही नहीं, नो नॉट एट ऑल। भाई बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या थे, नो दे आर नॉट सेम बिकॉज, चलिए ऐसा क्यों है, बिकॉज बाइडेंटेड लिगेंड्स have two donor sites and both are used simultaneously to form two coordinate bonds। बाइडेंटेड लिगेंड्स पे दो डोनर साइट होती है और दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली यूज होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई एक यूज हो रही हो, दोनों यूज हो रही थी। जैसे कि इथाइलिन डायमीन में जो दो डोनर साइट होती हैं बेटा, दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली मेटल के साथ बॉन्ड बना रही थी। ग्लाइसिनेटो को ही ले लो, CH2NH2, C डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे भी दोनों डोनर साइट साइमल्टेनियसली यूज होती है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब देखो डोनर साइट सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। जैसे इथाइलिन डायमीन में सेम डोनर साइट है NH2NH2, पर ग्लाइसिनेटो में डिफरेंट साइट्स है NH2
और यहाँ पर O माइनस है, तो ऐसे लिगेंड को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है ना, दोनों साइड सिमेट्रिकल है, काटोगे तो दो इक्वल हाफ ही मिलेंगे। बट ये वाला आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि डोनर साइड डिफरेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पर O माइनस है। पर चलो वो अलग चीज है, यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट बता दिया। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में दो डोनर साइट है, वो डोनर साइट सेम भी हो सकती हैं, वो डोनर साइट डिफरेंट भी हो सकती है, पर दोनों की दोनों साथ में यूज होती है बॉन्ड बनाने के लिए। पर इन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैव टू डिफरेंट donor sites but only one is used at a time to form coordinate bond, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वो भी। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में दो डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं पर एक टाइम पर, बट ओनली वन इज यूज्ड एट अ टाइम टू फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक टाइम पर कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया NO2 माइनस का, ठीक है। अगर तो बेटा नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बन रहा है तो हम क्या बुलाते हैं इसको, नाइट्राइटो N। पर अगर ये बॉन्ड किसके थ्रू बना रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू, तब हम इसको क्या बुलाते हैं बेटा, नाइट्राइटो O। कि यहाँ पर दो डोनर साइट है, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, पर एक टाइम पर कोई एक ही यूज होती है। अगर नाइट्रोजन वाली यूज होती है तो नाइट्राइटो N, और अगर ऑक्सीजन वाली साइड यूज होती है तो नाइट्राइटो O। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स और बाइडेंटेड लिगेंड्स सेम नहीं होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में दो डिफरेंट साइट है पर एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बनाती है। बाइडेंटेड में दो साइट है और दोनों यूज होकर दो बॉन्ड्स बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का तुम्हें बहुत देर से इंतजार था। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और ये आते ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आ जाएगा, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए कोबाल्ट का पहले मैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगी X प्लस NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ लो, आसानी होगी। CO NH3 होल 4 H2O Br NO3 पे -1 का चार्ज होता है, यानी कॉम्प्लेक्स पे 2+ का चार्ज होगा बेटा। 2+ और माइनस बैक क्रॉस कर लो ना, ये 2 इधर ये 1 इधर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, 2+ का चार्ज है। NO3 पे -1 होगा, तभी क्रॉस होकर ये 2 इधर आया है, वो 1 उधर आया है, ये भी हटा देते हैं। चलिए X प्लस, या वहीं पे निकाल देती हूँ ना ऑक्सीडेशन नंबर, X प्लस 4 इंटू 0, पानी पे भी 0 ही होता है। Br पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +2, यानी X -1 इज इक्वल टू +2 +1 उधर गया, कितना आ जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, +3। कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा जरा देखिए। NH3 एक ही बॉन्ड बनाता है, मोनोडेंटेड। पानी भी एक ही बॉन्ड बनाता है, मोनोडेंटेड। Br भी एक ही बॉन्ड बनाता है, मोनोडेंटेड। यानी मोनोडेंटेड वाले लिगेंड्स गिन लो कितने हैं, 1 2 और 4, 6 हो गए। तो एक मोनोडेंटेड एक बॉन्ड बनाता है, 6 मोनोडेंटेड कितने बॉन्ड्स बनाएंगे बेटा, 6 बॉन्ड्स बनाएंगे। वरना वैसे समझ लो, एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा, 4 NH3 4 बॉन्ड बनाएंगे। एक पानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड्स बन गए। एक Br माइनस एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बन गए, 6 बन गए। चलिए
नेक्स्ट वाले को पहले ब्रेक करते हैं, K प्लस और FeC2O4 होल थ्राइस पर कितना चार्ज होगा बेटा 3 माइनस। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है। चलो बैलेंस करने के लिए 3K प्लस आ जाएगा। टोटल आयन 3 और 1 4, 4 आयन्स है। हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उप्स उप्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का X, ऑक्सलेट होता है बेटा C2O4 पे कितना चार्ज होता है, -2। तो एक ऑक्सलेट पे -2 होगा तो 3 ऑक्सलेट पे कितना चार्ज होगा, -6 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -3। यानी X कितना आ गया, +3। यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, यानी आयरन का। यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, ऑक्सलेट कैसा लीगेंड था, बाइडेंटेड लीगेंड। कैसा लीगेंड था, बाइडेंटेड लीगेंड। जल्दी बोलिए भाई, बाइडेंटेड लीगेंड है तो खुद बताओ भाई, एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड्स बनाता है। आपके पास कितने ऑक्सलेट है सवाल के अंदर, 3। 3 ऑक्सलेट आयन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, यहीं पर 2-3 पार्ट और कंटिन्यू कर रहे हैं आपको, सेम चीजें हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों चीजें बतानी है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों चीजें बतानी है। ट्राई करें, सॉल्व करें। चलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, X + 3 × 0। En पर कोई चार्ज नहीं होता बेटा, न्यूट्रल होता है चार्ज वाइज। ये किस में टूटेगा, कॉम्प्लेक्स COEN होल थ्राइस। Cl पर -1 चार्ज होता है, यानी यहाँ 3+ होगा, बैक क्रॉस कर दिया करो। इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे 3+ का चार्ज है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम यहाँ पर निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, En कैसा लीगेंड होता है, बाइडेंटेड है। 1 En 2 बॉन्ड, 3 En 6 बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करते हैं, K पे प्लस और FeCN6 पर कितना चार्ज आ जाएगा, 4-। बैलेंस करने के लिए 4K+। टोटल आयन पूछे 4 और 1, 5 आयन्स हो गए। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आयरन का X। 1 Cn पर -1 का चार्ज होता है, तो 6 Cn पर -6 इज इक्वल टू -4, यानी X कितना आ गया, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का, हाँ जी बेटा, 1 Cn- 1 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, Cn- एम्बिडेंटेड था, कार्बन या नाइट्रोजन कहीं से भी जुड़ सकता है, पर एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो 6 Cn -6 बॉन्ड्स बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा अपना, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है NiCO4, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, X + 4 × 0। CO पर कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ जी भाई, एक CO एक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनाता है, पाई बॉन्ड बना भी रहा होता है क्योंकि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है, पर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, पाई नहीं कंसिडर होता। एक कार्बोनिल एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 4 CO कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 4 बनाएंगे, यानी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के। चलिए, इसी के साथ क्लास का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं विच इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। सो ट्रांजिशन मेटल मैंने आपको पहले भी बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं बहुत आसानी से, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल पर क्या प्रेजेंट होते हैं, खाली d ऑर्बिटल। लिगेंड क्या करता है बेटा, उन खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करता जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब मेटल आयन जब भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन जब भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो नियरेस्ट नोबल गैस का क्या अटेन कर ले, कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले किसी भी तरह। अब ट्रांजिशन मेटल आयंस खासकर 3D सीरीज का, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, उनके नियरेस्ट नोबल गैस क्रिप्टन होती है 36 नंबर पे। अब ये क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ज्यादातर क्रिप्टन नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं। EAN जरूरी नहीं है हमेशा क्रिप्टन हो, बट ज्यादातर केसेस में क्रिप्टन का ही होता है। ठीक है, अगर 3D सीरीज के हैं तो EAN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बस फॉर्मूला ध्यान रखो, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z होता है आपका उस एलिमेंट का, जो भी मेटल है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, आयरन का 26, कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने पीछे निकालना सीखा, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, ON क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर, CN क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखते हैं कि कैसे दे अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलो, मान लो हमारे पास पहले पार्ट में ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ये दे रखा है हमें, बोला इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। सेंट्रल मेटल एटम या आयन कॉम्प्लेक्स में बेटा आयरन ही होगा। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन निकालना है, निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर तो हमें पता है 26 है, इस कॉम्प्लेक्स में मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये किस में टूटेगा बेटा, K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस, बैलेंस करने के लिए 4 K प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, x कितना आ गया, +2, यानी 26 माइनस कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आयरन का कितना है बेटा, +2 है, तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, एक CN माइनस एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 बॉन्ड बनाएंगे, यानी यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 6 होगा। तो 2 इंटू 6, 26 माइनस 2 कितना हो गया, 24, 2 6 12, कितना आ गया यहाँ पर 36 आ गया। तो इसने नियरेस्ट नोबल गैस का इस कॉम्प्लेक्स में क्या अटेन कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट ट्राई करते हैं। COEN होल ट्वाइस NH3 होल 2 3 पर प्लस चार्ज होगा, 3 प्लस। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, फिर सीधा निकालेंगे। X प्लस 2 इंटू 0, EN पर कोई चार्ज नहीं होता, NH3 पे भी कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू +3, यानी
कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ गया बेटा, +3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे जरा बताओ, एक EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, 2, तो 2 EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, 4। एक NH3 एक बनाता, 2 NH3 2 बनाएंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 2 मतलब एक EN से 2, 2 EN से 4 और 2 बॉन्ड, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। EN बाइडेंटेड, NH3 मोनोडेंटेड, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब जरा फॉर्मूला लगा दो, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट अगर हम निकाले इस कॉम्प्लेक्स में, तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +3, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 27 - 3 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 2 इंटू 6, 27 - 3 24 +2 6 12, कितना आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 36 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपके एज अ होमवर्क है, ये वाला भी और ये वाला भी। इसका लास्ट पार्ट चाहे तो छोड़ देना मेरे लिए, वो मैं करा दूंगी, बट बाकी पार्ट्स आपको ट्राई करके आने हैं एंड आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में मैं पहले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, बट डिस्कशन का फायदा तभी है जब आप ये क्वेश्चंस करके आओ। सो आज की क्लास में जितना पढ़ाया है और पिछली क्लास में जितना पढ़ाया है थॉरली रिवाइज करो, दोनों प्रैक्टिस शीट 1 और 2 को सॉल्व करो। जो डाउट्स आए प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी द डाउट्स। अगर होगा कुछ लगेगा कि बहुत जेन्युइन डाउट है तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस कर लूंगी, प्लस ये 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क सॉल्व करके आने हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।